38 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब देखो, अब एक्चुअल में वो था तो 38 और उसके अंदर कौन छुपे थे, 2 और 90, तो ये दोनों प्राइम नंबर है। ऐसे ही दुनिया का हर कंपोजिट नंबर जो है वो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करने से ही बनता है। बात समझ में आई? तो अगर कोई भी आपको नंबर दो तो दुनिया में से प्राइम नंबर को मिल जाएंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से वो आ जाए। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी? ओके, एक मैं और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि सपोज कोई एक नंबर है ए, मुझे नहीं मालूम वो कौन सा है, पर मान लो कि तुमने उसका ऐसे एलसीएम लिया और तुम्हारा आंसर ये आया कि इसमें 3 2 बार आया, ठीक है, 5 3 बार आया और 7 एक बार ही। इमेजिन करो ऐसा कोई नंबर, ठीक है ना। अब ये थ्योरम दो चीजें बोलती है कि एक तो हर नंबर को आप प्राइम नंबर के रूप में लिख सकते हो, उसके प्रोडक्ट के रूप में। दूसरा, ये यूनिक होता है। यूनिक का मतलब क्या होता है कि अगर 38 2 और 19 से बना है तो और कोई प्राइम नंबर नहीं है जिससे 38 बन जाए 2 और 19 के अलावा। पहली बात तो ये। और समझाऊं, जैसे कि ए जो नंबर है कोई भी, ठीक है, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करो तो आपका वो नंबर मिल जाएगा। अब अगर ए 3 5 और 7 से बना है तो इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर नहीं जिससे आप ए बना सको। उसमें भी आपको 3 दो बार ही चाहिएगा, 5 3 बार ही चाहिएगा और 7 एक बार ही चाहिएगा, तभी जाके ये नंबर बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो ये प्राइम नंबर भी यूनिक है और उनकी पावर भी यूनिक होती है। अगर 5 3 बार आया तो फिर ए में 5 3 बार ही आएगा। अगर 2 बार भी कर दिया, जैसे कि एग्जांपल के लिए सिंपल सा है, कोई टेक्निकल चीज नहीं है, ठीक है। 20 है तो 20 को अपन लिख सकते हैं 4 5 जा, सो 2 की पावर 2 और 5, राइट। राइट है। अब सोचो, आप काम करो, ठीक है, बोलते हैं कि 2 को 2 बार लेना पड़ेगा तो 5 को एक बार लेना पड़ेगा। काम करते हैं, चलो 2 को 3 बार लेते हैं। अब क्या मल्टीप्लाई करो प्राइम नंबर की 20 आ जाए, सोचो आएगा? नहीं आएगा। लेके देख लो, 3 करोगे तो 8 से 24 बढ़ गया, 5 करोगे तो भी बढ़ गया, 8 5 40 हो गया, नहीं आएगा। ठीक है, चलो 2 को नहीं करते हैं, 5 को करते हैं, ठीक है। 5 को एक बार है ना, अपन 5 को 2 बार लेते हैं तो भी नंबर चेंज हो जाएगा। 10 10 10 10 या 100 नंबर चेंज हो जाएगा। आप समझ रहे हो? मतलब यूनिक क्या है कि वो प्राइम नंबर भी यूनिक है और उनकी पावर भी यूनिक है। मतलब 2 अगर 2 बार चाहिए 20 के तो 2 बार ही चाहिए और 5 एक बार ही चाहिए। बात समझ में आ गई? और तीसरी चीज, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आ रहे हैं, तो 2 और 5 के अलावा किसी और प्राइम नंबर की टेबल में 20 नहीं है। चेक कर लो, 3 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 11 में नहीं आता, राइट है। अरे हाँ के ना, इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको ये बोलूं कि क्या ए जो है, जो नंबर है, क्या वो 2 की टेबल में आता है? तो 2 प्राइम नंबर है, क्या उसके प्राइम फैक्टर में कहीं 2 दिख रहा है आपको? नहीं। क्या बोलोगे? नहीं, गारंटी से नहीं आता। ऐसे समझ गए? ये मीनिंग है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। अब अगर इस थ्योरम का मीनिंग समझ में आता है तो अब इसी थ्योरम पे पूरी एक्सरसाइज 1.1 है और चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अब डालो हेडिंग एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, ओके। अब आप अपनी एक्सरसाइज को ओपन करो, ठीक है। टेक्स्ट बुक सब जगह है टेक्स्ट बुक हर बेंच पे एक तो है। नहीं नहीं, वो अभी तो पास पुराने वाली पास में है। अच्छा, कहीं जगह पे दो है टेक्स्ट बुक, तो एक बटा देना इसको, क्वेश्चन लिखने के लिए, ठीक है। और जितना हो बेटा, पुरानी नहीं, अपन को नई इशू करनी है, ठीक है ना। तो नई यहाँ से तो कोई जाना, ताकि कोई सा कोई दिक्कत ही नहीं। अगर जब मैं होमवर्क भी दूँ सबके एक कॉमन चीज है, ठीक है ना। ओके, अब इसमें देखो, इस थ्योरम इस पता क्या करना है एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें तो हमको निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन, जो भी हमने किया था और डब्बे बना के 2 3 बार।
क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और 4 में हमें प्राइम फैक्टर, मुझे पता बचपन में हमने एलसीएम एससीएम निकाला है ना, बस वही करना है क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 में। और 5, 6 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से होगा, और 7 जो है वो भी अगर एलसीएम, तो पूरे एक्सरसाइज में कुछ खास है नहीं। ठीक है, अब मैं ऑब्वियसली सीरीज नहीं कराऊंगा, जो पहले इजी पार्ट है या जो इंपॉर्टेंट है वो करवाऊंगा, मतलब इंपॉर्टेंट सेंस की जो पहले बनता है समझने में। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1, 5, 6, 7, 5, 6 कराऊंगा, और फिर 2, 3 और 2, 3, 4 और 7 पे जाऊंगा। ठीक है ना, तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं। क्या बोलता है, पढ़ो। एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, मतलब किस किस प्राइम नंबर की टेबल में वो नंबर आता है, मतलब वो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। ठीक है ना, तो अब एक्सरसाइज 1.1। अब क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्या बोला है, 140 है। अब किसी के भी प्राइम फैक्टर निकालने हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। कैसे करेंगे, तो सिंपल है, आपको मालूम ही है, डब्बे बनाने हैं आपको। ठीक है, अब वो केवल प्राइम नंबर लेते हैं, जिसको नहीं मालूम है सुन लो, केवल प्राइम नंबर ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो 2 रोड से 10 में जाता है, 10 यहाँ पे अपन केवल प्राइम नंबर ही लेते हैं। ठीक है, तो पहला प्राइम नंबर कौन है, 2, 2 के टेबल में ही आता है, तो 2, 270 जा। फिर अगेन 0 है तो 2 में आता है, तो 2 में 35। ठीक है, 2, 3 जा 6 और 1। फिर अब ये 2 में नहीं आता। ठीक है, कि 5 आ गया, तो ये क्या, अब नेक्स्ट 3 में आता है, नहीं 3 में भी नहीं आता, तो 5 में आता है, तो 5, 5 7 जा और 7 हो गया। फिर लास्ट में कुछ नहीं करना है, देयरफॉर 140 को लिख सकते हैं। 2 कितनी बार, 2 बार आ रहा है, तो 2 की पावर 2, 5 एक बार है तो 5 की पावर 1, 7 एक बार, 7 की पावर 1। तो ये क्या कर दिया हमने, 140 के प्राइम फैक्टर। ठीक है, 1 मिनट लिखना नहीं है अभी, वापस देखें आप। ठीक है। इसको अपन, एक तो ये तरीका है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक होता है फैक्टर ट्री, वो अपने बचपन में खूब बनाए थे, पेड़ बनाए थे अपन ने। 140 है, देखो ये 2 में किया तो 70 आया ना, समझ गए। अब 70 को वापस से 2 में किया तो क्या आया, 35। तो इसके दो टुकड़े हुए, 2 में किया तो क्या आंसर आया, 35। फिर 35 को 5 से किया तो क्या आंसर आया, 7। 5 से किया तो क्या आंसर आया, 7। फाइनली 7 को 7 से क्या आंसर आया, 1। तो 7 को 7 से तो क्या आंसर आएगा, आया। लास्ट में बना, रुक जाता है। अब इसमें क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आता है, 7 1 7। इनको मल्टीप्लाई करो तो ये आता है, 35 आया कि नहीं आया। इनको मल्टीप्लाई करो तो ये आता है, इनको करो तो ये आता है। एग्जाम क्वेश्चन कैसे आता है, ऐसे। सपोज करो तो डब्बे दिए हुए हैं, है ना, ऐसे नंबर दिए हुए, बोलते हैं कि एक्स और वाई निकाल। तुमको मालूम है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आता है, तो तुम क्या बोलोगे, 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई किया तो 40 आना चाहिए, राइट है। तो 2 मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा, डिवाइड कितना आंसर आ जाएगा, 20। तो मतलब ये 20, ये क्या हो गया, 20 हो गया। अब तुमको वाई निकालना, तुमको मालूम है कि इनको मल्टीप्लाई करने पे ये आता है, तो 2 इंटू 40 करो, क्या आ जाएगा, 80। तो तुमको वाई मिल गया, ऐसे। तो ये नई चीज नहीं है, वो पुरानी चीज ही तो अपने पहले बच्चों में खूब बार किया है। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया। ठीक है, अब एक काम करो, 3825 का तुम निकालो, थर्ड वाले का, फटाफट से। ये लिख दो बोले, और उसका निकालो फटाफट। अच्छा, इसमें ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं कि पहले 2 ही लो, आप चाहो तो पहले 3 भी ले सकते हो। ठीक है, इट्स योर चॉइस, वो अपने हिसाब से आप कर सकते हो एडजस्टमेंट। ठीक है, जिसका आगे अच्छी बात है, जिसका नहीं आया वो ट्राई करो, और नहीं आता तो कोई बात नहीं, फिर बोर्ड पे देखना, मैं समझाऊंगा। समझे तो है ना।
हो गया? देखना फाइनल आंसर मैच करेगा नहीं करेगा। देखते हैं वन कैसे है। तुमने थ्री किया था, तुमने पहले थ्री से किया था। नहीं टू से नहीं जाएगा ना, टू से जाएगा ये, फाइव से तो कहाँ है टू से। सही है, बढ़िया, अच्छी बात है। फैक्टोरियल वो तुम चाहो तो बनाओगे, एग्जाम में जरूरी नहीं होता, ठीक है ना, वो सिर्फ ऐसे समझाने के लिए बताते हो कैसे लिख सकते हो। ठीक है बेटा, देखो अभी, अब सबसे पहले ये फाइव की टेबल में आता है, कैसे मालूम पड़ा, लास्ट में फाइव। ठीक है, लास्ट में फाइव आता है। सो फाइव, फाइव सेवन जा 35, ठीक है। तो 30 में 35 दिया, कितना बचा, टू और थ्री बचा, 32, फाइव सिक्स जा 30, टू बचा तो कितना आया, फाइव में ये आ रहा है, थ्री में कर लेते हैं रिक्शा। देखो इट डजंट, क्या बोलता है फंडामेंटल थ्योरम, ऑर्डर मैटर नहीं करता, आपको पहले किसी से होता है, आपके मन में दिखता है फाइव, फाइव से कर लो, ठीक है। थ्री से बाद में तो थ्री ऑटोमेटिक आना ही आना है उसको। अब अभी भी फाइव है तो मुझे लगा फाइव में आ ही रहा है, तो मैं वापस फाइव में करता हूँ। फाइव वन जा फाइव, टू फाइव फाइव जा 25, वन फाइव जा 50। अब ये फाइव में नहीं आ रहा है, तो टू में तो आता ही नहीं है, अब थ्री में चेक कर लो, तो थ्री में चेक कर दो, थ्री में आता है, ठीक है। तो थ्री, थ्री फाइव जा 15, थ्री वन जा थ्री, फिर अगेन थ्री, फाइव प्लस वन थ्री, सिक्स आता है, थ्री टू, थ्री वन जा सॉरी, फिर थ्री सेवन, और लास्ट में आया 17 बन जा। तो फाइनली हम कैसे लिखेंगे इसको, थ्री की पावर टू, फाइव की पावर टू, 70 की पावर वन, सही है ऐसा। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना आएगा तो आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है, सिंपल। अब फिफ्थ वाला, फर्स्ट का फिफ्थ, 7429। मिल गए।
बोलो। ऐसा है कि कुछ युद्ध आराम से जीत जाते हैं, कुछ युद्ध के लिए संघर्ष करना पड़ता है। किसी किसी पिच पे हर बॉल बैट पे आती है, किसी किसी पिच पे है ना। इंडिया का वर्ल्ड कप फाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ में इतना बैट घुमा रहा है बेचारा सूर्या, बैट पे ही नहीं आती थी बॉल। हाँ, तो फिर उसने ये सोचा हुआ ना, ना जीत जाते वर्ल्ड कप फाइनल में। उसे तो दुख हुआ था ना यार। एक तो दिवाली और थी, दिवाली का समय था वो, तो दिवाली में यूं बर्बाद हो गई यार। पूरा सीजन ऐसा तगड़ा खेली ना इंडिया ने, और वो फाइनल मैच। कोई बात नहीं, अपने हाथा मार लिया ना इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में। गौड़ी करो आगे। नहीं ये तो कौन करेगा, ये तो सब इजी, ये तो हो ही जाएंगे। दमदार तो ये है। नहीं जीता जाए तो भाई साहब सैनिक मैदान छोड़ के ही भागते हैं। हाँ, खूब खड़ी है मैदान, मालूम है तो। मैदान में खड़े हैं। कौन सा? चलो अब देखो बेटा, अब सुनो। अब देखो बेटा, ऐसा है, ये ना तो 2 में आता है, ना 3 में आता है, ना 5 में आता है, ना 7 में आता है, ना 11 में आता है, ना 13 में आता है, सीधा 17 में आता है। और कभी कभार आपको इतना आगे जाना पड़ेगा। और जब ऐसा होगा ना तो आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। क्यों बताएं? क्योंकि 7 तक तो चलो कोई नहीं, फिर 11वें से चालू हो जाता है। और देखो, अगर उस समय आपने हड़बड़ाहट में कैलकुलेशन गलत की तो 11 में आ तो रहा होगा, फिर जब गलत कर गया था। सिर्फ पेशेंस रखना है। ठीक है, जैसे आपको एक एक्सपेरिमेंट भी बताता हूँ। चेक करते हैं कि 11 में आता है कि नहीं आता। तो आपने फट से देखो, आपने फट से इसको डिवाइड किया होगा। ठीक है, तो वो भी करने की जरूरत नहीं, आप मेंटली भी कर सकते हो। ठीक है, वो आपकी चॉइस है बेटा। और अगर आपको 11 का रूल मालूम है तो आप देखिए, बता दो 11 में नहीं आता। 11 तो 11 6 जा 16, 6 कितना बचा? 8 बचेगा माइनस करने पर। ठीक है, 2 नीचे आ जाएगा। नाउ 11 7 जा 77, 5 बचेगा 9। अब 59 तो 11 में आता ही नहीं है, खत्म। तो 11 खत्म, तो ऐसे आप 13 चेक करोगे, फिर जाओगे 17 पे। ये 17 में जाता। बात समझ में आई? ये 17 की टेबल में जाता है। तो अब चेक कर लेते भाई 17 टेबल में किसी ने किया है? हाँ भाई, 17 में कितनी बार जा रहा है? अरे कितनी बार जा रहा है? 19 बार। हाँ, 19 बार ना। पर 19 बार कैसे जाएगा? 17 हाँ ठीक है, चलो चेक करते हैं। सो देखो, सिंपल सा प्रोसेस रखेंगे। 70 भाई देखो, कैसे डिवाइड कैसे करते हैं बेटा अपन? कैसे करते डिवाइड बेटा? अपन टेबल को 17 की, अरे भाई हाँ क्या ना, राइट और रॉन्ग? सही है। सो 17 वन जा 17 किया, नहीं आ रहा है, फिर 17 फोर जा करेंगे, राइट। तो 17 फोर जा भाई, 3 जा 2 जा जाना, 4 7 जा तो 28, 2 हो गया, 4 वन जा 4, और ये 68। ऑब्वियसली फाइव जा बड़ा हो जाएगा, तो क्या लिखोगे? 4 जा। सही है, लिखा। सो 17 फोर जा ये हो गया। नाउ 68 कितना बचेगा? 6, और ये नीचे आ जाएगा। अगेन अब 17 फोर जा तो बड़ा हो रहा है, तो 17 थ्री जा। सही है, तो 3 7 21, कैरी का 2, 3 1 जा 3 और 5, 51 आ गया। सो 51 कितना हो जाएगा? 9 और 2 कितना हो जाएगा? 1 और 1 हो जाएगा 11, और ये 9। अब कितना आ जाएगा? 17 में 7 बार, 7 7 जा 49 का 9, कैरी का 4, 7 जा 7 और 11, तो 17 7 जा आ गया 1 1 0 आ गया। तो बेसिकली ये किसमें जाएगा बेटा? ऐसे ही ये 17 में गया, कितना आंसर आया? 4 3 7। अब कितना जाएगा ये? 19। वापस चेक करोगे इसको, 2 3 में नहीं जाएगा ये, 19 और 19 में कितना आंसर आ रहा है? 23 आंसर आ रहा है। तो 90 से डिवाइड, सेम डिवाइड करना, सेम प्रोसेस। ठीक है, 23 आ गया, और 23 खुद प्राइम नंबर है, तो 23 बन गया। तो बेसिकली ये जो नंबर है,
ये 17 इंटू 19 इंटू 23। और कभी कभार आपको चेक करना पड़ेगा, बहुत रेयर ऐसा होता है कि एग्जाम में कोई ऐसा पूछे, ठीक है, पर कभी कभार अगर ऐसा आ जाए तो शांति से करना कैलकुलेशन। वो एंड में तो देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ही करना होता है। बात समझ में आई? डन। ये अपन ने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया। क्यों किया? क्योंकि ये करने से ही हम उनको एलसीएम और एचसीएफ निकालने पाएंगे। आपको 3 नंबर दे दिए जाएंगे और बोलेंगे उनका प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम या एचसीएफ निकाल। तो पहले आपको हर नंबर के लिए ये करना पड़ेगा, अलग अलग सबके लिए, और फिर उससे कैसे निकालते हैं वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अभी पहले मैंने आपको ये सिखा दिया जो कि ऑलरेडी आता ही था। अब जो नई चीज है वो है क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 को बोल देंगे, 2, 3, 4 और 7 में बाद में करेंगे, ठीक है ना, पहले 5 और 6 खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, कल 5 वाला हो गया था क्या? नहीं हुआ ना? ये लिख दिया बेटा, बेटा दो। अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, क्या लिखा है? व्हाट इज रिटर्न? चेक वेदर 6 raised to n and with 0 for any natural number n। ओके, इसका मतलब ये हुआ 6 की पावर n का मतलब है n कोई एक नेचुरल नंबर है, मतलब एक बार आप n को 1 दो तो 6 की पावर 1 6 ही होता है। फिर आप एक बार n को 2 ले लो, नेचुरल नंबर 1 2 3 4, तो व्हाट इज 6 की पावर 2? 6 इंटू 6 कितना आता है? 36। 6 की पावर 3 एक बार 3 ले लो, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना आता है? 216। मतलब अगर मैं 6 की कोई भी पावर लगा दूं लास्ट में तो केवल क्या आएगा? 6 ही आएगा। ये बोल रहा है कि चेक प्रूव करो कि जीरो नहीं आता। जीरो आता कि नहीं आता? आप बोल कहां आता, देखिए तो रहे। 6 की पावर अगर मैं टू टू 2,73,549 कर दूं तो क्या गारंटी है 6 ही आता है? आपको इतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो तो ऑब्वियसली सही बात तो नहीं है। कैसे प्रूव करें वैसे क्वेश्चन को? अब ये सेम क्वेश्चन आ सकता है 8 की पावर n में, 4 की पावर n में, 5 की पावर n में, ठीक, एक तरीका वो भी है, डिविजिबिलिटी रूल। पर इसकी क्या गारंटी है कि ये नंबर के लास्ट में जीरो? चलो इफ वी डिविजिबिलिटी हो तो ठीक है, 6 में 2 और 3 में आता है कोई बात नहीं, पर वहां से ये क्या गारंटी मिल जाती है कि इसकी पावर कुछ भी लगा दो आगे जाके कभी भी जीरो नहीं आएगा। और यहीं पे हम यूज करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। मैंने उसमें क्या बताया था कि किसी भी नंबर का हमने प्राइम फैक्टर किया, जैसे अभी जस्ट 7 4 का वाला किया ना, उसमें कौन कौन आ रहा है? 17 19 23, ये तीन आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इन तीनों प्राइम नंबर में ही आता है, उसके अलावा किसी और प्राइम की टेबल में वो आता नहीं है। ऐसा कौन बोलता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब मैं अगर जबरदस्ती बोलूं कि नहीं ये तो 13 में आता ही आता है, तुम क्या बोलोगे? सर आप पागल हो, बुद्धि आपकी क्या हो गई है? भ्रमित। क्या हो गई है? भ्रमित। थोड़े बाद में आप सब बूढ़े हो गए, आप पढ़ाना छोड़ दो, संन्यास ले लो। एक यहाँ पहले बच्चा था, वो संन्यास बोला संन्यास ले लो। तो मैंने बोला उसको, तो नहीं, एक बार मैंने बोला बेटा संन्यास लेके संन्यास ले लो, तो उसे संन्यास मिलता है। मैंने कहा नहीं, बनता है घर पे, इच्छा हो तो बोलना, हमारे ध्यान में कॉन्ट्रैक्टर साहब है, ठीक है, ठंडा से ऊपर घर बना देंगे, है क्या नहीं? तो कहने का अर्थ ये है, सुन, अब आपको मालूम है कि वो उसके 3 ही प्राइम फैक्टर है, तो अगर कोई बोले कि सही ये तो आता है 11 टेबल में आता है 7 4 वाला, तो क्या बोलोगे? नहीं आता। क्यों? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सही बात है, हम उसी का यूज करके प्रूव करेंगे कि 6 की पावर आप कुछ भी लगा दो कभी भी जीरो लास्ट में नहीं है। और ये आप ऐसे वैल्यू पुट करके चेक नहीं करोगे, बहुत जगह ये तरीका सिखाता है। क्यों सिखाता है? जिस बच्चे को, देखो ये प्रूव आपको रटना ही है एट में, फिर जब भी अगर 8 आएगा ना, आपको 6 हटा के 8 चिपकाना है, समझ गए? अरे हाँ क्या ना, सब में ये तर्क वही देंगे। कैसे प्रूव करेंगे? देखो अब एक काम करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम प्रूव करते हैं एक टेक्निक की हेल्प से। उस टेक्निक का नाम है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, जो अपने 9th में किया था। भाई अब मान लो कि मुझे प्रूव करना है, ठीक है, कि ये गुंडी है, तो उल्टा मानेंगे ये गुंडी नहीं है। तो जो गुंडी नहीं होती है वो क्या करती है? वो अच्छे से, सबसे अच्छे से रहती है, प्यार से रहती है ना, तो बढ़िया तरीके से अच्छे से बातें करनी, ठीक है। तो हम मान लीजिए गुंडी नहीं है, फिर हमने इसका पीछा किया और फिर देखा कि गुप्त से छोड़ा वो कूट रही थी धाम 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 करके। आपने क्या माना? गुंडी नहीं है। और जब देखा तो क्या निकली? गुंडी।
तो क्या बोलोगे सर, ये तो दुगली बातें होगी ना, दो बातें होगी, गुंडी है गुंडी नहीं है, गुंडी है गुंडी नहीं है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ये उल्टा मान लिया कि गुंडी नहीं है। तब क्या बोलोगे सर, गलती हो गई हमारी, हमने उसका असली रूप देख लिया, वो गुंडी ही है। बात समझ में आई कि नहीं है? अच्छा भाई हाँ क्या ना, तो क्या करोगे, देखो सिंपल, हम पहले मानेंगे लेट अस सपोज दैट 6 की पावर n ends with 0, ठीक है, फॉर सम नेचुरल नंबर n। कोई एक नंबर है, मुझे नहीं मालूम वो 6 की पावर क्या है, मान लो कि लास्ट में 0 आता है, कभी ना कभी तो आता है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 आना है तो ऐसे कौन से प्राइम नंबर है जो 0 लाते हैं लास्ट में? अकेला 5 कहां आता है? अच्छा काम करो, अकेला 5 नंबर लो, 2 मत लो, अकेला 5 लो और सोचो क्या 0 आ सकता है। कल मैंने बताया था ये, अकेला 5 लो, 2 मत लेना, और कोई और टेक एनी प्राइम नंबर अपार्ट फ्रॉम 2, 5 के साथ में 0 लाके दिखा दो, नहीं। अच्छा अब अकेला 2 लो, 5 मत लो, फिर भी नहीं आएगा ना। समझो किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 आया तो इसका मतलब गारंटी है कि वो नंबर 5 की टेबल में भी आता है और 2 की टेबल में भी आता है, गारंटी है, सीधी सी बात है। अरे भाई हाँ के ना, दोनों में इसको आना पड़ेगा, सही बात है। अब आपने उल्टा मान लिया ना कि ये गुंडी नहीं है, तो क्या बोलोगे, हाँ, गुंडी नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऐसे अच्छी होनी चाहिए, बोलने में बढ़िया एकदम, कभी मारपीट ना करे, ये सब होगा। तो अगर ये 6 की पावर n 0 से एंड होता है, इसका मतलब ये 5 और 2 दोनों की टेबल में आएगा, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट 6 की पावर n is so this implies that both 2 and 3, 2 and 5 are its prime factor। सही है, मतलब ये उनकी टेबल में आता है, सही है, क्योंकि हमने उल्टा माना है ना भाई, ठीक है, कोई बात, बड़ी अच्छी बात। तो भाई अगर हमने ये माना कि ये 0 से एंड होता है तो ये 2 और 5 दोनों टेबल में आना ही पड़ेगा, तो मजबूरी है इसकी। अब हम चलते हैं फंडामेंटल थ्योरम के पास, ठीक है, ओके। अब मुझे बात बताओ, क्या मैं 6 की पावर n को ऐसा लिख दूं, क्योंकि 6 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3, भाई 6 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें तो 2 3 जा 3 बन जा, तो हम 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3, और क्योंकि उसके ऊपर n लिखा हुआ है तो दोनों पे क्या आ जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, तो इन शॉर्ट जब मैं 6 की पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो उसमें केवल कौन आ रहे हैं, 2 और 3। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलती है कि केवल 2 और 3 वो प्राइम नंबर है जिसकी टेबल में कौन आएगा, 6 की पावर n। 2 और 3 के अलावा ऐसी और कोई प्राइम नंबर की टेबल में ये आ सकता नहीं है, हाँ क्या ना। वो यूनिक बोलती है ना, क्या बोला था, जैसे कि ये नंबर था 74 वाला, उसमें कौन कौन आया था, 17 90 23, तो मैं ऐसा बोलूं कि ये नंबर 11 टेबल में आता है, तो आप क्या बोलोगे, नहीं। राइट है, कौन किसका आप सारा ले रहे हो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। तो चलो वो भी यहाँ अप्लाई करते हैं। अब जब मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो मैं क्या देख रहा हूं, ये केवल 2 और 3 की टेबल में आ रहा है। सो अकॉर्डिंग टू विच इंप्लाइज दैट ओनली 2 and 3 are its prime factor, not factor, prime factor। सही है, केवल 2 और 3 है, बट अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम वो यूनिक है, वो यूनिक है, मतलब 2 और 3 के अलावा और कोई होगा नहीं, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक दे आर यूनिक, मतलब एक इसके अलावा कोई होगा नहीं, सही बात है। अब देखो बेटा, लोचा हो गया ना, अगर आप ये फंडामेंटल बोलता है कि ये जो 6 की पावर n है ये केवल 2 और 3 की टेबल में आएगा, उसके अलावा और कोई प्राइम नंबर की टेबल में नहीं आएगा, ये मतलब हुआ इसका, कि देखो 5 में तो आ रहा है। आप समझ गए, ये दो बातें आई कि नहीं आई। देखो फंडामेंटल थ्योरम तो प्रूवन है, मतलब ये जो झूठ नहीं हो सकता, तो केवल कौन झूठ बचा, ये वाला, क्योंकि ये झूठ बोला तभी तो ये आया ना। अरे हाँ के ना, आपने झूठ झूठ माना ना, क्या माना झूठ झूठ, कि उसके लास्ट में 0 आता है,
अगर उसके लास्ट में 0 आएगा तो वो किसकी टेबल में आना चाहिए? 5 की टेबल में। अरे हाँ के ना? पर जब हम उसको आगे सॉल्व करते हैं तो हम केवल क्या देख रहे हैं कि वो केवल 2 और 3 की टेबल में आ रहा है, 5 की टेबल में नहीं आता है। अब ये उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने उल्टा पुल्टा माना है यहाँ पे इसको, समझे? ये बोलता है 5 में आएगा, ये क्या बोलता है 5 में नहीं आएगा, और सच कौन है? ये तो हमने माना है ना। अरे हाँ के ना? तो इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन। क्या बोलते हैं? दोगलापंथी बोलते हैं, दोगलापन बोलते हैं, डबल साइड। अरे हाँ के ना? तो अब क्या बोलेंगे? दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। सही बात है। तो भैया हमने जो एज्यूम किया था वो गलत है, हमसे गलती होगी कि ये गुंडी नहीं है, ये गुंडी है। ठीक है। देयरफॉर आर एजम्पशन, हमने जो ये एज्यूम किया, सपोज किया है ना, आर एजम्पशन was wrong and 6 की पावर n never end with 0, therefore 6 की पावर n फटाफट छाप दो, never end with 0। फटाफट लिखो बेटा इसको। लिख दिया? फटाफट खत्म करो इसको। 6। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या लिखा है उसमें। ठीक है, अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर, और डिंगली वो बुक पास करना पीछे से। ओ हीरोइन, वो बुक पास कर मेरे पीछे। अब मुझे बता, कोई भी नंबर कंपोजिट है, इसका मतलब क्या है?
अरे क्या मतलब है भाई बताओ। एक से ज्यादा फैक्टर है और क्या मतलब है उसका। तीन या तीन से ज्यादा, राइट। तीन या तीन से ज्यादा, सिर्फ तीन, तीन से हर बार ज्यादा नहीं, तीन दिए तो भी वो कंपोजिट हो जाएगा। ठीक है, मुझे ये प्रूव करना है इसमें कि ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है। ठीक है, अब देखो, एक तो तरीका क्या होता है कि हम इनको मल्टीप्लाई करें, इसका आंसर निकालें और चेक करने बैठे कि यार है ना किसी में आता है कि नहीं आता, वो तरीका सही नहीं है। देखो जुगाड़ लगाना है सिर्फ। हम क्या करते हैं, अच्छा मुझे बात बताओ, क्या 20 टू की टेबल में आता है? आता है, आता है। अच्छा अगर 22 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये हो कि 2 में अगर मैं कुछ मल्टीप्लाई करूं तो 20 आ जाएगा। सही बात है। अरे बोलो, ये मतलब हुआ ना उसका, क्या नहीं हुआ? ठीक है। क्या 85 5 की टेबल में आता है? आता है, गारंटी से आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 में कुछ मल्टीप्लाई करने से 85 आ जाएगा। ये मतलब हुआ कि नहीं हुआ? ये मतलब हुआ ना कि भाई 5 इंटू कितना, 5 बन जा 5, 7। सही बात है। अच्छा, ओके फाइन। मान लो कि मैं 3 हूं, ये कोई नंबर है, मैं 3 मुझ में कुछ मल्टीप्लाई किया और मान लो कि ये आ गया, इसका मतलब क्या, ये मेरी टेबल में आ गया, इसका मतलब हाँ क्या ना, यस और नो, ये मतलब हुआ इसका। अरे हाँ क्या ना, यही मतलब हुआ ना इसका। भाई देखो, अच्छा मान लो एक नंबर है, वी डोंट नो क्या है वो, ठीक है, पर उस नंबर को मैंने ऐसे लिख दिया 15 इंटू 40। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर जो सी है ये 15 टेबल में आता है, ये मतलब हुआ। अब अगर ये 15 टेबल में आता है तो ये कंपोजिट ही हुआ ना, कि ये किसी और की टेबल में आ रहा है। अरे हाँ के ना, कोई नंबर खुद के और वन के अलावा किसी और की टेबल में आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ, कंपोजिट हुआ ना। अरे हाँ के ना, तो क्या ये नंबर कंपोजिट है सी वाला? है, क्योंकि ये 15 में भी आ रहा है, 14 में भी आ रहा है। अरे भाई हाँ के ना, करेक्ट, सही है। बस वही काम यहाँ करेंगे। देखो, मैं इसको भी ऐसा बनाता हूँ, किसी दो नंबर का मल्टीप्लाई बना देता हूँ उसको। देखो बेटा, ये यहां से लेके यहां तक पूरा एक बंच बन जाता है और यहां से यहां तक पूरा दो टर्म हो गए। यहां भी 13 है, यहां भी 13 है, कॉमन ले लेते हैं। अब अगर यहाँ देखो 13 कॉमन लेना, 13 को छीन लेना, तो क्या आपने यहाँ से 13 को छीन लिया तो क्या बचेगा, 7 और 11, 13 तो गया, और प्लस, और यहाँ पे अब यहाँ पे 13 गया, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 कॉमन ऐसे लेते हैं। अब यहाँ के ना, ठीक है। अब 13 इंटू सॉल्व करो, 7 इंटू 11 77 प्लस 1, सो 13 इंटू 78। देखो ये नंबर ये बन गया। अब ये नंबर जो भी है, आई डोंट नो क्या है, हम चेक कर लेते हैं वो सॉल्व करके। पर ये नंबर जो भी है, ये नंबर 13 में भी आता है, 17 में भी आता है, और जो किसी और के टेबल में है वो क्या होता है, कंपोजिट। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 13 एंड 78। किसी और में आता है, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। अरे हाँ के ना, विच इंप्लाइज इट इज divisible by both 13 and 78. Therefore, 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number. अरे हाँ के ना, सही है। अब बताओ इसमें इसमें कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, 5। क्यों 5 कैसे मालूम, कोई नहीं बोलेगा, कैसे मालूम पड़ा? उधर भी दोनों जगह है तो कॉमन ले सकता, राइट है सौरभ? ठीक है भाई, ज्यादा समझिए बेटा। हाँ, 5 और यहाँ भी 5, ठीक है, 5 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, 7 इंटू 6, 5 तो बेटा गए, तुमको टाटा बोल दो, 3 2 1, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब सही बात है कि नहीं सेम, राइट? बंदा बेबी कि नहीं? नहीं, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ओके, अब क्या करते, सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करो इसको, सिंपल सी बात है। 5 इंटू, अब सॉल्व करो कितना आता है, कितना आता है, वो तो आपकी इच्छा, कैसे करो बोली। 3 2 जा 6, फिर 7 4 जा 28, ये 6, 6 6 जा 36, मतलब 36 28 करो भैया, सो कितना आंसर आ जाएगा भाई, 6 8 जा
कितना होता है 48 का 8 कैरी का 4 8 3 जा 8 24 24 को 28 हो जाए राइट है 2 8 जा 16 2 2 6 जा 12 का 2 कैरी का 1 2 3 जा 6 और 7 सो 8 0 1 कितना आया 1008 राइट है तो ये आया 1008 प्लस 1 सही है अब इसको ऐड तो क्या आ जाएगा 8 प्लस 1 9 1009 अब ये नंबर जो है ये 5 टेबल में आता है देखो 5 इंटू हो रहा है ना कुछ और आगे ना ये मतलब 5 टेबल में आता है और इसी टेबल में भी आता है अब जो किसी और टेबल में आ जाए बस और खुद के अलावा वो क्या होता है कंपोजिट होता है बस हो गया प्रूफ अरे आगे ना सो देयर विच इंप्लाइज फटाफट लिख दो बोथ 5 and 1009 ठीक है देयर फोर 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is a which number composite ठीक है फटाफट लिखो इसको कोई डाउट है बेटा सर हाँ कर देखो जैसा तेरी कैसे तेरी इच्छा जैसी तेरी इच्छा किसी और तो क्योंकि इससे ही मालूम पड़ गया ना कि ये नंबर ऑब्वियसली 13 से बड़ा ही है राइट है राइट है तो अब ये यहाँ से मालूम पड़ा कि ये आ रहा है 13 टेबल में अब कोई नंबर खुद में भी तो आएगा ही आएगा 1 में तो आएगा और 13 में भी आ रहा है प्रूफ हो गया खत्म तो ये इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी तोड़ने की इसको समझ रही है कोई जरूरत भी नहीं यहाँ से आइडिया आ जाएगा वो 13 नहीं आ रहा पहले तो यहाँ पे ये भी लिखने की जरूरत नहीं है 78 13 में आ रहा है ना ऑब्वियसली खत्म हो गया फिर अब यही प्रूव हो गया कंपोजिट लिख दिया अरे बोलो यार जल्दी जल्दी चलो अब मैं आपको सिखाऊंगा कोई भी नंबर देखो अभी हमको वो तो आ गया प्राइम फैक्टर और डब्बे बनाने वाला तो अब कोई भी आपको नंबर दिया जाए डब्बे बना लोगे अच्छे से अगर वो डब्बे अच्छे से बनाए तो आपको एलसीएम और एचसीएफ झट से मिल जाएगा अब देखो एलसीएम और एचसीएफ निकालना मैं पहले वो समझाने के लिए मैं आपको अलग एग्जांपल ले रहा हूँ जब वो समझ में आ जाए फिर आपको जो बुक के क्वेश्चन है उनका खुद से निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन और एलसीएम से अभी मैं वो कैसे निकालते हैं आई हैव ऑलरेडी टॉट यू हाउ टू फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन तो वो पार्ट कर सकते हैं पहले मैं आपको अलग एग्जांपल देता हूँ कि आपको बुक में क्या बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है तो उसमें सारे डाउट क्लियर नहीं होंगे तो मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ कि कोई भी नंबर दिया हो आपको उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना ठीक है जनरली हमको 3 नंबर या 2 नंबर देते हैं ज्यादा नंबर देते नहीं अगर ज्यादा नंबर भी दे तो भी ट्रिक तरीका सही रहता है ठीक है अब तो अभी एक काम करो आप ऐसे लिखो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस टॉपिक डाल दो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ठीक है फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन
मेथड, फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। डन। अब स्टार्ट करें। अब पेन में नीचे रख दो और से सुनो, अच्छे से सुनो, ठीक है। देखो, मान लो कि एक नंबर है ए, उसका आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया और आपका आंसर आया लेट अस से एक नंबर है बी, उसका आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, आंसर आया ये, वो तो आप कर ही लोगे, ठीक है, नंबर दिया है तो आपको ऑटोमेटिक, ठीक है ना। अब मान लो कि ये है, अब ये नंबर मेरे को मिल गए, अब हम इन दो नंबर से कैसे निकाले एलसीएम एचसीएफ? एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आता है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपने दोनों का ये कर दिया और ये कर दिया, ये आ गया। अब देखो एलसीएम कैसे निकाले बोलिए। सबसे पहले आपको चालू एलसीएम निकालने के बाद जो स्टार्टिंग वाला वहां पे आ जाओ, सबसे पहले कौन आया? टू। टू आया, ओके। टू की सबसे बड़ी पावर कितनी है? यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे टू है, सबसे बड़ी पावर थ्री है ना। एलसीएम में सबसे बड़ी पावर में क्या लेते हैं? सबसे बड़ी पावर। तो यहाँ कितनी है? टू की पावर, सबसे बड़ी पावर लेनी है एलसीएम, ठीक है। टू, डन, टू हो गया, टिक मार दो ताकि बाद में डबल बार रिपीट ना हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आया, नेक्स्ट कौन बचा? थ्री। थ्री की सबसे बड़ी पावर, यहाँ वन है, यहाँ कितनी है? टू, तो फिर वो सबसे बड़ी पावर लेनी है, थ्री भी हो गया, हो गया। अरे यहाँ के ना, डन। अब नेक्स्ट कौन बचा? सेवन। तो सेवन तो नीचे नहीं है, एलसीएम में चलता है, एलसीएम में नीचे है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, आपको सबसे बड़ी पावर लेनी है। अभी सेवन तो खुद अकेला ही तो है ना। अरे भाई यहाँ के ना, ले चिपका दो यू कहीं, सेवन भी हो गया, हो गया। अब कोई बच गया? फाइव, लिख दो उसको। लिख दिया। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आप फाइंड करो। व्हाट इज टू की पावर थ्री? टू इंटू टू इंटू टू, अरे भाई यहाँ के ना, टू इंटू टू कितना हो जाएगा? एट। थ्री की पावर कितना होगा? नाइन। सेवन फाइव जा 35 और एट नाइन जा, अब देखो अब यहां से फिर आपको मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 72 और 35 कितना आंसर आया? फाइव टू जा 10 का जीरो, कैरी का वन, फाइव सेवन जा 35, 35 प्लस वन 36 हो गया। फिर थ्री टू जा सिक्स, थ्री सेवन जा 21, जीरो 12 1 3 4 5 2 कितना आंसर आया? 2520। समझ गए? ये आया एलसी, ठीक है। और भी एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी। तो थोड़ी देर रुक जाओ, सारे डाउट सॉल्व करूंगा, चिंता नहीं करना, ठीक है, थोड़ा वेट करना। अच्छा, अब ये तो हो गया एलसीएम एचसीएम। पहले तो एलसीएम का फुल फॉर्म सुनो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन कॉमन। एचसीएफ निकालते समय आपको पहले वो देखने हैं जो दोनों जगह है। तो कौन है दोनों जगह है? टू और थ्री। तो आपको केवल उन्हीं से मतलब होगा, जो दोनों जगह नहीं उनसे मतलब ही नहीं है एचसीएफ। बात समझ में आ गई? तो एचसीएफ एलसीएम में वो दोनों जगह है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। एचसीएफ में क्या होता है? वो दोनों जगह होंगे, पहली शर्त तो ये, ठीक है। फिर तो आपने उन्हें, अभी एग्जाम शर्त में सर्कल नहीं बनाना, ये तो मैं समझाने के बताता हूँ। एग्जाम में तो आप अपने माइंड से देखिए कर लेना। और एचसीएफ में सबसे छोटी पावर ली जाती, तो अब टू दोनों जगह है, सबसे छोटी पावर कितनी है? टू, तो टू की पावर टू। थ्री दोनों जगह है, सबसे छोटी पावर कितनी है? वन, तो थ्री इज टू वन, राइट है सर। सेवन और फाइव को ले लेंगे वो, क्योंकि दोनों दोनों जगह है ही नहीं, खत्म। ये आ गया एचसीएफ। तो व्हाट इज टू की पावर टू? फोर। थ्री की पावर वन, थ्री, फोर जा 12। तो इन दो नंबर का एलसीएम ये है, एचसीएफ ये।
बात समझ में आई या नहीं? इतना बताओ, हाँ या ना? पक्का? ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके, मान लो कि आपको और क्वेश्चन दिए एग्जाम में, एक नंबर है सी, उसका आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, लेट अस से वो आता है ऐसा। 2 और 3 हम आगे आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है ना, वो मैटर नहीं करता आपने कौन आगे लिखा कौन पीछे लिखा। ठीक है, एग्जाम्पल क्वेश्चन आया, वो लगे इसका एलसीएम ढूंढो। ठीक है, तो ढूंढो, सिखा दिया आपको। अभी सिर्फ ये ढूंढना, वो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अभी उसे ये ढूंढो कि ये करने वाली तो आ जाएगा, पहले ये ढूंढो ऐसे वाले, वो मल्टीप्लाई वाला बाद में करना आराम से, वो ओपन कर देंगे। वो वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि वो आएगा तो नहीं, वो तो बेटा आ ही जाएगा नो डाउट, उसे मल्टीप्लाई करना होता है। हो गया, तो देख लो। देखते हैं, ठीक है, आई थिंक सबने एलसीएम निकाल दिया होगा। अच्छा, अब ये नंबर क्या है, देखो मल्टीप्लाई करो तो अब ये नंबर है वो, ठीक है ना। अब आपका एग्जाम बोले कि भाई इसका इसका ढूंढो एलसीएम या एचसीएफ, तो पहले क्या करोगे आप, 38250 का, तो ये आंसर आएगा आपका, ठीक है ना। 2 किया तो 2 बन जा, 2 9 जा, 2 बन जा, 2 2 जा, 2 5 जा, फिर 5 और फिर पूरा करते जाओगे, ठीक है, लंबा हो जाएगा। ओके, उससे आपको ये मिल गया। सिमिलरली ये नंबर मिला, एग्जाम के बड़े नंबर आते नहीं, नंबर छोटे छोटे आते हैं, और फिर एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। अच्छा, ये नंबर है आगे, इसका भी सेम टू सेम आपको यही प्रोसीजर करना है बेटा। ये मिल जाएगा, ये मिल गया, फिर आगे का अब निकालना है एलसीएम। कैसे निकालेंगे, सिंपल, स्टार्टिंग करो यहाँ से। एलसीएम में दोनों जगह है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। अब 5, 5 की सबसे बड़ी पावर, तो भाई यहाँ 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 हुआ ऑब्वियसली, तो 5 की पावर 3, तुम्हारा टिक मान लेना, 5 5 हो गया। अब 3 सबसे बड़ी पावर तो नीचे है, तो 3 की पावर 3,
टिक मार लो। 2 दोनों जगह है तो नहीं है तो भी चलता, ठीक है ना। सबसे बड़ी पावर कहाँ पे है, नीचे ही है, 2 की पावर 4 तो 2 भी हो गया, डन। फिर आता है 17 पे, 17 नीचे नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, तो 17 और बचा लास्ट में 7 की पावर, ये किसका आया था, सबका आ गया था। कहाँ गलती होगी मालूम पड़ गया फिर कि नहीं, सबका आ गया, नहीं आया तो जाना। ओके, अब मुझे क्या निकालना है, इसका एचसीएफ, इसका फाइनल आंसर क्या, तो मैं अभी दिखाऊंगा, लंबा आंसर आएगा इसे। एचसीएफ, अच्छा एचसीएफ क्या करना है, एचसीएफ में वो दोनों जगह होना चाहिए, ठीक है, तभी देखना है। तो कौन कौन दोनों जगह है, 5 और 3 और 2, उसमें भी सबसे छोटी पावर तो कौन है, निकालो, चलो भाई फटाफट निकालो। हाँ, कौन सा वाला, ऐसे ही देखना अभी, मिस्ट्री खोलते हैं अभी, पंडोरा बॉक्स, सबका सबने निकाल दिया। अच्छा बेटा खुद से करना, ठीक है, अगर आपको आता है नहीं आता डजेंट मैटर, करना है तो खुद से करना। और बेटा नहीं समझ में आया तो मना बोल देना कि नहीं समझ में आया, और ऐसे यूं सबके सामने पूछने में दिक्कत होती है तो आप लेक्चर के बाद में रुक के पूछ सकते हो सर ये वाला डाउट है, ठीक है ना, फील फ्री। ओके बेटा, अब ऐसे कैसे निकालते हैं, सिंपल, वो दोनों जगह होना चाहिए, और सबसे छोटी पावर, तो दोनों जगह है 5, सबसे छोटी पावर कितनी है, 5 की पावर 1 ही है, अरे भाई हाँ के ना, ये पावर 1 है, कुछ पावर नहीं मतलब बंद होता ही है। अब 3 दोनों जगह है और सबसे छोटी पावर तो वो है 2, और अब आता है 2 दोनों जगह है और सबसे छोटी पावर कितनी है, 1, 2 की पावर कुछ नहीं मतलब 1, तो वो 1 हो गया, क्या आ जाता है, सो 5 2 जा 10, 3 का स्क्वायर 9, 90 है। तो आपका एलसीएम जो नंबर बड़ा आएगा चेक कर लेते कितना आंसर आ रहा है एलसीएम का। देखो बेटा मल्टीप्लाई सही करना, ठीक है ना यार, बाकी तो बेटा हो जाएगा सब। कितना आया नंबर बोल एग्जैक्ट, चेक कर लेते हैं। 26455 नहीं आ रहा है बच्चे, आंसर आएगा 4498200। ठीक है, एग्जाम में तो नंबर नहीं आया, चिंता नहीं करनी, सिर्फ आपको एलसीएम और ऐसे सिखाया है इसलिए बताया, ठीक है, एग्जाम में से और अगर थोड़े से एक्स्ट्रा नंबर से कुछ हजार में आता है तो तब मल्टीप्लाई बेटा सही करना, ठीक है ना। ये लिख दिया, डन हो गया, चल। अब अगर मान लो कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन है तब क्या करोगे बेटा, अगर इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारे सामने आए उस केस में क्या करेंगे, मान लो कि कॉमन दोनों के कुछ हो ही ना तो, देखो एग्जांपल के लिए, चलो निकालो इसका एलसीएम और एचसीएफ, फटाफट निकालो। एलसीएम निकालने दो उसका, वो आना चाहिए। हाँ एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल दो, खींच जाओ है, नहीं जीरो आई जाए बस। हो गया, हो गया ये हो गया
ठीक है, देखो बेटा अभी एलसीएम क्या करते हैं एलसीएम में, दोनों जगह आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, ठीक है। सबसे बड़ी पावर लेनी है। अब सर देखो 2 ऊपर ही है तो वो उत्तर का उत्तर चिपका दो, 5 भी अकेला ही है तो वही चिपका दो, 11 अकेला तो वही चिपका दो, चिपका दो, चिपका दो और चिपका दिया। इसका ये आंसर आया, समझ में आया, राइट। अब आता है एच सी एफ, इसका फाइनल आंसर क्या वो देख लेंगे, ठीक है। एच सी एफ क्या आएगा, एच सी एफ की शर्त ही क्या है कि दोनों जगह होना चाहिए, तभी, वरना देखना ही नहीं है। अब कोई है ही नहीं दोनों जगह, जब दोनों जगह कुछ नहीं हो मतलब फिर छोड़ दो, फिर बन, चलो ऐसे लिख देने का, ठीक है। बात कुछ है ही नहीं तो फिर बन लिख देंगे। अगर कोई एक भी होता तो उसकी छोटी पावर लिखते। बात समझ में आई, तो अभी समझ में आया ना कि क्या करना है, कैसे निकालते हैं एलसीएम एचसीएफ, क्लियर होगी बात एकदम, डन, पक्का पक्का, कोई तकलीफ, कोई शंका, कोई दुविधा, नहीं, पक्का, ठीक है। अब मैं आपको ये बड़ा क्वेश्चन करवाए ताकि आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना आ जाए। अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप करो, ये वाला भी खुद लिखो और ये भी खुद निकालो फटाफट से, ताकि आपको दोनों प्रैक्टिस हो जाएगी डबल डबल, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन वही है, एलसीएम ऐसे ढूंढना है और बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2, जो 2 है वही कर रहा है बेटा अपन, ठीक है। उसमें अपन पहले करेंगे सेकंड वाला। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, क्या लिखा है अंदर, क्या लिखा है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, ये लिखा है, ये लिखा है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, राइट। तो निकालो, कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, करो प्राइम फैक्टर उसका 592 का, कर देना बेटा इसको, अभी चलेगा, एग्जाम में कर देना, मालूम क्या करना है, तो अभी चलेगा। गड़बड़ कर दी तूने,
ठीक है, ये है पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, पहले वो, पहले ये करना पड़ेगा, ये आएगा और फिर बाद में वो प्रोसेस जो मैंने बताया था आपको, एलसीएम और एचसीएफ वाला। आ गया? ठीक है, अब देखो बेटा, ये हो गया, होगा तो अब बेटा एलसीएम क्या होगा? 2 सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2 की पावर 2। 3 सबसे बड़ी पावर वो खुद ही है। 5 सबसे बड़ी पावर वो खुद ही है। और 23 ये किसका आया? बाद में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। और एचसीएफ दोनों जगह होना चाहिए तो केवल वो यही है, और उसमें सबसे छोटी पावर तो वो 1 ही है। 2 की पावर 1 मतलब क्या रहा बेटा? एलसीएम का आंसर क्या रहा फाइनल से निकाला? 2 3 4 6 है ना वो आपका? नहीं, डबल जीरो आएगा बेटा। 5 दो बार है तो बेटा डबल जीरो आएगा। चेक कर वापस से। सिक्स एक ही जीरो क्यों आएगा? एलसीएम में कोई लोचा तो नहीं है? कहाँ पे? हाँ, यहाँ गड़बड़ी हुई है ना। यस, वही तो बोल रहा हूँ कि ये भी कैसे पॉसिबल है। रुको, या 3 जो 3 8 जा 24 3 5 15 राइट है, एंड देन इट विल बी, यस गलत है ना, फिर तो बोलना चाहिए ना यार। 5 हो जाएगा, 5 बन जा 5 17 17 दिया है तो बोल के नहीं रहे हो बेटा, जस्ट से इट ना। ये तो ठीक है, ये तो ठीक है बेटा। तो अब क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 5 और 17 और 23, एंड ऐसे तो सेम ही है। ओके, अब बेटा थर्ड वाला देखो, 3 3 6 एंड 54। तो बेटा इसका भी अगेन सेम करेंगे, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 2 8 जा 16, 2 4 जा, so again 2 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा 3 7 जा 7 1 जा, so 3 3 6 can written as 2 की पावर 4 3 into 7,
and then we have 54, 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, ठीक है। सो वी गेट 54 में क्या मिला बेटा, 2 इंटू 3 की पावर 3, सही है। एंड फाइनली इसका एलसीएम और एचसीएफ, अगेन आपको टेक्निक बेटा मालूम नहीं है, ठीक है ना। सो एलसीएम आ जाएगा 2 की पावर 4 सबसे बड़ी पावर, 3 की पावर 3 एंड 7। कितना आंसर आएगा ये, 3024 मल्टीप्लाई करना। एंड एचसीएफ के लिए वो दोनों जगह होना चाहिए, सो ये भी दोनों जगह है, 3 भी दोनों जगह है। सबसे छोटी पावर 2 की पावर 1 है और 3 की भी 1 है, तो 3 2 जा 6, सही है। हो गया। अब क्या हो जाए 2 की जगह 3 नंबर हो, सेम प्रोसेस, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और फिर सेम प्रोसेस अपनाएंगे, ठीक है। ये 2 नंबर वाला हो गया, 3 नंबर वाला है। एक एग्जांपल के लिए कोई नंबर है ए, अब बेटा ये आया 3 नंबर दिया आपको, एबीसी नहीं है, और हमको बोला इनका एलसीएम एचसीएफ निकालो। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, आपको ये नंबर मिला, ठीक है। एलसीएम में सेम तरीका, क्या वही 2 सबसे बड़ी पावर कहीं है, हाँ ये रहा, 2 की पावर 3, सही है। फिर 3 कहीं और बड़ी पावर है, हाँ ये रही थी, तो 3 में सबसे बड़ी पावर 2 है। फिर 5 सबसे बड़ी पावर ये यहाँ पे है, ठीक है, 5 बड़ी पावर देखनी है। कोई बच गया अभी, 2 हो गया, 3 7 बच गया, तो वो यू का यू छाप दो, भले ही वो सब जगह नहीं है तो भी चलता है, समझ गए। अरे हाँ क्या ना, एस सी देखो एचसीएफ में वो तीनों जगह होना चाहिए इस बार, दोनों जगह से चलता नहीं है। देखो ये 2 दोनों जगह है पर तीनों जगह नहीं है, ये 3 दो जगह पर यहाँ पे नहीं है, केवल एक ही है जो तीनों जगह, वो है 5। अगर कोई अगर ऐसा नंबर ही नहीं है तो 1। अब 5 हर जगह है, बस उसी को देखना, उसमें सबसे छोटी पावर कौन है, 1, खत्म। 5 इसका एचसीएफ, बात समझ में आई? सबसे छोटी पावर है बेटा, सबसे छोटी पावर देखनी है, सबसे छोटी पावर, पहले वो तीनों जगह होना चाहिए, सबसे छोटी पावर तो 1 ही है ना, वो एचसीएफ, हाँ क्या ना। तो एलसीएम और एचसीएफ में अंदर समझ में आ गया, पक्का क्या नहीं पक्का, अरे बोलो यार, गारंटी एकदम जोश वाला गारंटी, है ऐसे ही गिरा डाला, जोश दिख नहीं रहा भाई, सौरभ गायब हो गया, क्या है, मजबूती से एकदम अपना हीरो है कि नहीं है, जोश रहना चाहिए, वही काम की चीज है, मतलब यूं इंसान यूं ठंडे पड़ जाते हैं, क्या नहीं बंदा, ठंडी पड़ गई तो है कि नहीं है। चलो अब ये समझ में आ गया एग्जाम्पल, तो फिर देखो बुक में तो बेटा बहुत ही भंगार नंबर दिए, एकदम छोटे छोटे से, वो नहीं, पहले मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूँ, वो तुम फटाफट करो। 6 72 और 120 इन तीनों का एलसीएम एचसीएफ ढूंढो,
तो पहले आपको करना पड़ेगा पैरामीटराइजेशन, वो फटाफट कर लो, फटाफट ढूंढ लो। चलो 6, 72 और 120 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। पहले तीनों का फाइव फैक्टर करोगे और पहले ये आया सही। हाँ, अब एलसीएम, ठीक है, सबसे बड़ी पावर 2 में सबसे बड़ी पावर कौन है? 3। 3 में सबसे बड़ी पावर 2 और 5 तो अकेला ये तो वो का वो छाप दो, ठीक है। 360 कितना आंसर आ रहा है? 360 है ना। 2 की पावर 3 8 होता है, ये 9 और वो 5, 8 इंटू 9 इंटू 5 मल्टीप्लाई करो। एचसीएफ तीनों जगह होना चाहिए, 2 तीनों जगह है, ठीक है। और कौन तीनों जगह है? 3 भी है, तो है। अब सबसे छोटी पावर, तो 2 की पावर छोटी क्या है? 1 ही है, और 3 की पावर छोटी कौन सी है? 1 ही है। 2 3 कितना हो गया? डन, कोई तकलीफ? तो ये हमने क्या सीखा बेटा? एलसीएम और एचसीएफ। अब जरा अपना बुक का क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तो यही तो है। 3 नंबर दिए हुए हैं, क्या कर लोगे? अरे भाई हाँ के ना, एलसीएम एचसीएफ, राइट। अरे भाई हाँ के ना, क्लियर, सेम मेथड है, ठीक है, ओके। अब एक छोटी सी बता के फिर आज लेक्चर एंड करो, ठीक है, ओके। अपन अब वैसे अपन एक काम और करेंगे थ्रू आउट दिस ईयर। अपन यहाँ पे है ना, ऐसे नेटफ्लिक्स की तरह छत्रपति शिवाजी महाराज की सीरीज चलाएंगे। मैं नाटक नहीं करूंगा यहाँ। मैं आपको उनकी जीवन गाथा बताऊंगा। मैं हर वीक में आधा घंटा निकालूंगा, डेली का, वीकली हाफ एन आवर का एपिसोड होगा, जिसमें मैं बताऊंगा उनकी जीवन गाथा मेरे मुंह से। मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगा, तुम देख लेना। जरूरी है इनके बारे में जानना। क्यों जरूरी पता है? क्योंकि अगर आप जब इनको देखोगे ना, इनका ट्रीटमेंट देखोगे दुश्मनों के साथ और दोस्तों के साथ या इनकी जनता के साथ, आपको मालूम पड़ेगा एक राजा को कैसे सोचना चाहिए। मतलब एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ, उससे आप समझोगे इनका माइंड सेट तगड़ा है। उस इलाके में जब इन्होंने नया नया अपना स्वराज्य स्टार्ट किया, 1 2 किले जीते थे, तब एक एक अ, एक जागीरदार था, मतलब छोटे एक हिस्से का मालिक, एक जमीन उसके अंडर में आती थी, वो बीजापुर के सुल्तान के अंडर काम करता था। बीजापुर, क्योंकि वो तो धार्मिक लोग है ही नहीं, वो तो आए ही बाहर से लोग हैं, तो उनको मालूम था, उन्होंने उन्होंने बोला कि हमारे राज्य में है ना, रेप करना अलाउड है, कोई जुर्म नहीं है, इट इज टोटली लीगल, वो लीगल था।
उस जागीरदार ने कितने ही छोटी छोटी बच्चियों के रेप किए उस, और ये नॉर्मल, सोचो आप, नॉर्मल बन चुका था। इट हैज बिकम अ नॉर्मल थिंग फॉर पीपल। एक ऐसी जगह जहां पे सब नॉर्मल हो गया था। जब छत्रपति की बात मालूम पड़ी ना, पहले छत्रपति ने उसके किले पे अटैक किया, उसको हराया। उसने बोला कि मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हो? तो बोला कि तुमने कि ये किया था। तो बोला कि किसने बोला कि रेप करना जुर्म है? छत्रपति बोला, मेरे स्वराज्य में तो जुर्म है। और उसकी तात्कालिक किले से ऊपर फेंकवाया, 4 बार, धाड़ धाड़ धाड़। उस दिन, और वो पहले ऐसे राजा थे उस समय जिन्होंने अपनी सेना तक के लिए नियम बनाए कि अगर किसी सैनिक ने किसी पर स्त्री की तरफ आंख उठा के देख ली, और सिर्फ ऐसा नहीं कि नियम बनाया, फॉलो भी किया। एक दो बार उन सैनिकों ने ट्राई किया था, हाथ काट दिए थे, आंखें फोड़ दी थी। ये तो उनका, ठीक है, ये उनका विजन था। अब देखो उनका व्यवहार दुश्मनों के प्रति। एक औरंगजेब का सेनापति था, आया था ऐसे, ठीक है, सेनापति आया होगा। तो अब छत्रपति को मालूम है कि उनको अटैक करना था साउथ में, पर औरंगजेब के सेनापति ऑलरेडी आके सेना लेके। अब अगर वो साउथ में चले गए तो क्या होगा? उनकी सेना कमजोर पड़ जाएगी, क्योंकि उनका इतना बड़ा नंबर था नहीं सेना का। दिमाग देखो यार। वो मिलने गए औरंगजेब के सेनापति से। उसका बोला, पता है, मैं घुटने टेकने को तैयार हूँ, मैं घुटने टेक रहा हूँ, बस ये सारी शर्तें हैं मेरी घुटने टेकने की, ठीक है, मेरे इतने किले किले तुम्हारे, सब तुम्हारा, ये शर्तें हैं, बस एक फाइनल चीज है, ये मेरा स्टैंप, इस पर औरंगजेब का स्टैंप भी लगवा दो। और उस समय औरंगजेब कहाँ था? लाहौर साइड में था। और महाराष्ट्र से लाहौर जाने में टाइम लगता, 2-3 महीने लगते उस समय। उन्होंने ऐसा किया क्यों? 3 महीने टाइम मिल गया उनको। अब ये तो पक्का है कि 3 महीने तक उन पर अटैक नहीं होगा मुगलों से, क्योंकि उन्होंने मुगलों से संधि कर ली है। वो साउथ में गए, बंदे को हराया, अपना सब इलाका जीत लिया। 3 महीने बाद जब वापस आया, वो बंदा जब साइन करवा के आया औरंगजेब के कि चलो किले लाओ, कौन से किले हैं? हाँ मैम, ठीक, 2 मिनट में बच्चे। तो फिर ऐसे हुआ किस्सा। और वो आया बंदा कि भाई ऐसे किले ला दो, कौन से किले? मुझे आपका बताइए कौन सा वाला? राक्षस को क्या पता, पता नहीं। इनका जीवन जो है ना, उस समय ऐसा कोई बंदा है ही नहीं जो इस प्रकार की सोच रखता। मतलब महाभारत को अपने जीवन में चरित्र के रूप में जीने वाली है। इन्होंने छल को छल से हराया, न्याय प्रिय थे। पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने सेना तक के लिए नियम बनाए थे, वरना पहले से कोई नियम थे सेना के। सेना जहां चाहिए वहां लूटपाट करती। समझे? और उनके बगल पे जो है मानव, ठीक है, वो भी जोरदार। तो कैसे वो लोग रहे? तो कोई ऑफर करे कि महीने के आपको 10 करोड़ मिलेंगे आज के जमाने में, तो उस समय ऑफर करो। हम तो पहाड़ पे जाए देश, पहाड़ पे जाए स्वाभिमान, इतना आसान नहीं होता। समझो आप। इसके लिए है ना, यहाँ से प्रिपेयर करना, तो प्लस एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि डीओबी तो हो चुकी है, डीओडी भी है। तो ये सब जो है वो जिंदगी भर रहता नहीं। इसके मन में क्लैरिटी होगी ना, वो ये सोच कई लोग। समझा कि नहीं समझा? ठीक है। इसीलिए जीवन में किसी को कपड़ों बालों उससे या किसी को फॉलो करनी पड़ता है। यहाँ कौन बैठा है इससे बड़ा, समझे? यहाँ किसको बैठा है ना, ये क्लियर रहना चाहिए, है ना? यहाँ के अक्षय कुमार चल रहा है, कि रानी मुखर्जी चल रही है, कि आलिया भट्ट चल रही है। यहाँ आपकी क्या चल रही है ना? कि जानवी कपूर
कि यहाँ चल रही है आपके वो ऐसा बोल दिया हमेशा करेंगे कि यहाँ आपके रानी पद्मिनी चल रही कि वीर दुर्गा दास चलते हैं आपके यहाँ। अंतर है, समझे? क्योंकि जीवन को देखो ना, डीओडी और डीओबी दोनों फिक्स हो चुके हैं। अब उसके बीच में जो गैप है वो आप कैसे जियोगे? इट्स अ चॉइस। या तो ऐसे जी लो या फिर ऐसे जी लो, वो तो आपकी चॉइस है। लड़कियों मुझे नहीं होगा छोटी बस यू हैव चॉइस दो लोगे थे अब बंदा कहीं होगा ऐसा। इसलिए पाप नहीं करने का, डरने का नहीं, मेहनत करने का, खुद को मेहनती बनाना, खुद को भी आलसी मत बनना। समझे? समझे ना? ये बात से पड़ेगी नहीं, ये बात हर चीज की। जीवन भर मेहनत, परिवार के साथ में रहो, खुश रहो, मेहनत करो, इज्जत से पैसे कमाओ और स्वाभिमान, सबकी इज्जत करो और गलत के सामने झुकने का। बढ़िया लगे। वो क्या डायलॉग है ना, वो हंसते हंसते कट जाए। सब बढ़िया, ठीक है, चलो जी, आज इतना ही।